आज से हम भूगोल के मुख्य परीक्षा के लिए डी.आर. खुल्लर साहब का भूगोल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से मेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव, ऑप्शनल के लिए भी पढ़ सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान अध्याय 1 में जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विकास के नियंत्रण कारक, फैक्टर ऑफ कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। पृथ्वी भूपृष्ठ पर अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान में घाटियाँ, जलते भू आकृतियों के प्रमुख उदाहरण हैं। आर.डी. सेल्सबरी ने 1919 में भू आकृतियों के लिए 3 मुख्य में बांटा। प्रथम मुख्य भाग की भू आकृतियों को महाद्वीप, महासागर में, द्वितीय आकार के भू आकृतियों को पर्वत, पठार और मैदान के लिए सम्मिलित है। तृतीय प्रकार के भू आकृतियों को घाटियाँ, जलप्रपात और महाखंडक है। कैनियन, डेल्टा, बालू स्तूप, हिमार, एस्कर, कैम, डेमोलियन आदि प्रमुख है। जैसे आज हम विभिन्न कारकों एवं प्रक्रमों द्वारा भू आकृतिक स्वरूप, संरचनात्मक स्वरूप, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, और भू आकृति मतलब लैंड फॉर्म, पटल विरूपण मतलब मैदान अथवा पठार की उत्पत्ति, दरार, घाटी, अवरोधी पर्वत, उथले गत्र, बलन पर्वत, तनाव और एवं संपीड़न की क्रियाएं आदि है। ज्वालामुखी क्रिया, पर्वत, पठार आदि प्रमुख है। घर्षण एवं पठार की पतन अथवा गिरावट। ज्वालामुखी, पर्वत, पठारों आदि उत्पत्ति सेल प्राप्त हिमानी निर्मित आकृतियों को भूमिगत माप से निर्मित है। और ये अपक्षय एवं अपनादनात्मक स्वरूप, वेथरिंग ऑफ एरोजनल फॉर्म। प्रक्रम मतलब अपक्षय, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। चट्टान का विघटन, अपघटन, छिद्र एवं गत्र और पंगोलन, गुब्बत, एक्सप्लोशन डोम। प्रवाहित जल, घाटियाँ, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात। जल विभाजन और विशिष्ट पर्वत, मोनोटोनिक पर्वत। हिमनद मतलब यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, एरिक, वृक्ष, तीक्ष्ण ढालयुक्त पर्वत। वायु मतलब होता है गत्र, छत्र, गारा, चट्टान टुकड़ों को जमाव, डिकाउंटर। महासागरीय तरंग, भृगु गुफाएं, महराब, पुलिन, टोम्बोल, तटीय दरार, तरंगित, महादेवी। भूमिगत जल, गत्र, घोल, रत, विलय, रंध्र, युवाला यदि डिपस्टोन, प्राकृतिक पुल। प्रक्रम में निष्पादनात्मक स्वरूप, डिपोजिशनल फॉर्म। जल मतलब बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंधन, गोकुल, झील, कठारी भूमि इत्यादि। हिमनदी मतलब हिमोड़ का जमीन, केम प्रभाव, मैदान, बालूक, स्तूप, लोंगड़ा। महासागरीय तरंग निर्वेदी, पुलिन, भुजिहा, लेगून, रोधिका। जीव मतलब मूंगे का चट्टान, परवाल, भवती। और भू आकृति में विकास के नियंत्रण करने वाले कारकों को करने के लिए हमारे लिए भू आर्गविक इतिहास करेंगे। अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हम इस बात को ज्ञान हो जानता है कि वर्तमान में भू आकृतियाँ किन किन भौगोलिक परिस्थितियों से होकर गुजरी है। भू आकृतियाँ अपक्षय और अपरदन निक्षेप भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी और भूकंप जैसे अंतर्जात शक्तियाँ भू आकृति का विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहिर्जात बलों के लिए
प्रवाहित जल, हिमनद, पवन, सागरीय तरंग आदि प्रमुख है। अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों का प्रभाव भू आकृति के निर्माण होते हैं और प्रभावी प्रक्रम के द्वारा इनके निर्मित भू आकृतियों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे भू आकृतियों के विकास की विधि, विकास अंतर्जातीय शक्ति ज्वालामुखी प्रभाव से होता है, परंतु अंतर्जात शक्तियां द्वारा भू आकृतियों पर नदी, हिमनद, पवन, भूमिगत जल, महासागरीय तरंग आदि पर प्रभाव पड़ता है और नई भू आकृतियों का विकास होता है। भू आकृतियों के विकास में पदार्थ का स्थानांतरण लंबवत एवं पार्श्व दोनों दिशाओं में होता है। पदार्थ की स्थानांतरण त्वरित भू आकृतियों का पदार्थ भिन्न भाग से निरपेक्षित होते हैं। इस प्रकार भू आकृतियों को विकास की विधि को निम्नलिखित 3 शीर्षकों के लिए समझा जा सकता है। पहला के तिथित कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस विधि में भू आकृतियों के विकास में समय के योगदान का मूल्यांकन किया जाता है। इस धारणा के अनुसार भू आकृतियों को विकास एकाएक न होकर भूगर्भिक युगों में होता है। भूअतल पर प्राचीन चट्टान उत्पत्ति या तो निहारिका का पदार्थ का सिकुड़ने के लिए, गुजरने के लिए, ज्वालामुखी उद्गार के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों का विकास इन्हीं प्राचीन कठोर चट्टानों से होता है। साथ समय समय पर संरचना का भू आकृतिक विकास महत्वपूर्ण स्थान है। आद्रकल्प से अब तक विभिन्न भू आकृतीय विकास कालांतर समय की संरचना परिवर्तन कारकों को कार्य हुआ है। दूसरा है कि जेनेटिक अथवा विकासवादी विचारधारा, जेनेटिक एवं एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा के अनुसार भू आकृतियों के विकास में प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रकार की होने के कारण विभिन्न प्रकार के प्रक्रम होता है। सक्रिय है जो विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों के लिए विकास करते हैं। इमियाली के अनुसार 1968 अनुसार उचित भूभाग पर बहुत सी परिचित भू आकृति का विकास सागरीय नितल है। आरब से जाता है डेविस के अनुसार कहता है कि जैसे भी कोई भी भूभाग भार्गीय शक्तियों द्वारा समुद्र तल से ऊपर उठता है, वैसे ही बाह्य शक्तियाँ उस दम पर भूभाग पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर जाता है। नदियाँ अतिरिक्त जल और समुद्र तल के ले जाती है और समुद्र जल की वैश्विक आधारतल कहा जाता है। जल के वैश्विक आधारतल को ले जाने में नदी अपनी प्रच्छेदिका का प्रमाण कारण और विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों को निर्माण आरंभ हो सकता है और भू आकृतियों के लिए अंतर्जात बहिर्जात दोनों प्रकार के बलों का योगदान देता है। क्षरण और विचारधारा, एरोजेशनल कॉन्सेप्ट। जब से भूपृष्ठ के निर्माण हुआ तब से भूअतल में क्षरण कार्य हो रहा है। इस विचारधारा का प्रतिपादन इटली के जलीय इंजीनियरिंग के विद्वान द्वारा किया जाता है, परंतु भूगोल के इसमें लोकप्रिय करने के लिए शीर्ष अमेरिका को भूशास्त्रियों को दिया जाता है। J.W. पावेल ने 1875 ईस्वी में आधार तल की संकल्पना प्रस्तुत की। बताया जाता है कि कोई भी नदी आधार तल के नीचे अपरदन नहीं कर सकती है। अपरदन का यह सीमा सागर तल के निश्चित होती है। उन्होंने ढालों की उत्पत्ति के नियम को प्रस्तुत किया। W.M. डेविस के अनुसार 1899 में संप्राय मैदान की अवधारणा प्रस्तुत की है। इससे भी पहले जेम्स हटन 1796 ने भू आकृति को विज्ञान का एकरूपता का विचारधारा को प्रस्तुत किया और बताया कि वर्तमान में भूत की कुंजी है।
इस अभिप्राय यह है कि पृथ्वी तल पर आधुनिक स्वरूप स्थल रूप में समुद्र की बनावट तथा आकार के देखकर इसके विभिन्न इतिहास को समझा जा सकता है। हट्टन ने सरन द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन किया। कॉल गिलवेट ने नदियों को छह गुना शक्ति का प्रतिपादन किया और क्षरण द्वारा ढालों को उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। एलसी किंग ने क्षरण की विचारधारा के समर्थन करते हुए बताया कि भू आकृतियों को विकास के लिए ढालें उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। भूतल पर पाई जाने वाले अधिकांश भू आकृति के विकास में क्षरण महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के जलवायु परिस्थितियाँ तथा भू-आर्गविक संरचनात्मों में क्षरण का प्रभाव भी विभिन्न प्रकार का होता है, जो विभिन्न प्रकार के भू आकृति का आधार का प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे भू आकृतिक विकास का सिद्धांत। यद्यपि भू आकृति विकास का संबंध में अभी तक किसी भी सर्वमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तथापि निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करना लाभकारी होगा। गिलबर्ट का सिद्धांत। ग्रॉन कॉल गिलबर्ट के उत्तर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को अध्ययन के पश्चात किसी भी निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि जलीय प्रक्रम के क्रिया को विधि और उनसे उत्पन्न स्थल अध्ययन के आधार पर कुछ नियम को प्रस्तुत किया है, जैसे मुख्य नियमों का समांग ढाल का नियम, संरचना का नियम, जल विभाजकों का नियम, कार्य गति संतुलन, अंगों का प्रस्फलन का नियम। यदि सम्मिलित गिलबर्ट ने स्थल रूपों को विश्लेषण के वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत गुणवत्ता तत्व की अपेक्षा मात्रात्मक तत्व को अधिक महत्व दिया। साम्यावस्था के संदर्भ में गिलबर्ट ने यह विचार व्यक्त किया कि किसी भी आकृति के अंतिम रूप में क्रियाशील बल के कुल योग का शून्य होगा। गिलबर्ट ने यह नियम लोकोलिथ का निर्माण के आधार पर प्रस्तुत करते हुए यह मैग्मा नदी के पास होता है। कदिक नदी के कार्य के लिए संबंध में उसने बताया कि नदी में जल गुरुत्व के कारण नीचे की ओर बहता है और आदि नदी के महत्वपूर्ण जल के प्रभाव के रूप में होता है। नदी तंत्र की ऊर्जा को प्रभाव के रूप में होती है। जल प्रभाव को जलमार्ग घर्षण शक्ति का उत्पेतन प्रतिरोध, तंत्र की ऊर्जा अर्थात प्रवाह का वेग, साम्यावस्था में स्थिति को उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में न्यूनतम बल की इस स्थिति में प्राप्त नदी की परिच्छेदिका। गिलबर्ट ने साम्यावस्था की परिच्छेदिका तथा इस अवस्था में प्राप्त नदी को प्रवाहित नदी या उसके नाम दिया जाता है। गिलबर्ट ने प्रमाणित संकल्पना का प्रयोग अन्य अध्ययन का भी लिए किया जाता है। संदर्भ में यह समय के संदर्भ में गिलबर्ट ने यह बताया कि भू-आर्गविक समय लयबद्ध उदाहरणतः पृथ्वी की गतियाँ और लयबद्ध होती है। इसमें जलवायु प्रभावित होती है जो भू-आकृति परिक्रम करती है। संक्षेप में गिलबर्ट की अवधारणा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि हो सकता है कि स्थल रूप साम्यावस्था के स्थिति में होते हैं, उनका इतिहास लयबद्ध और उनका आकार त्रैगत होता है। डेविस के सिद्धांत के अनुसार विलियम मैरिस डेविस
1850 से 1935 को अमेरिकन भूगर्भिक इतिहास के एक महान परिभाषक और विशेषज्ञ के रूप में मान्यता प्राप्त है। भू आकृतिक विज्ञान में इसका योगदान अन्य सभी विद्वानों से अधिक है। कहा जाता है डेविस सिद्धांत भू आकृतिक विकास के संदर्भ में उसने सर्वप्रथम वास्तविक और समव्यवस्था सिद्धांत का प्रस्तुत किया। वास्तविकता तो यह है कि डेविस के भू आकृतियों के सिद्धांत के कई सिद्धांतों का समूह निम्नलिखित 3 सिद्धांत का प्रमुख करता है। सरिता जीवन का चक्र पहला, दूसरा भौगोलिक चक्र, तीसरा ढाल चक्र, ढाल का विकास। शुरू में डेविस के अनुसार सिद्धांत को आर्द्र सैनिक प्रदेशों को प्रस्तुत करते हैं, परंतु जब डेविस के अनुसार विद्वानों ने इस चक्रीय संकल्पना के जलवायु प्रदेशों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रमुख सूक्ष्म अपरदन चक्र 1903, 1905, 1930, हिमानी अपरदन चक्र डेविस 1919 में, 1906 में सागरीय अपरदन चक्र 1912 में, जॉनसन 1919 में, कॉट्स चक्र परिहिमानी अपरदन प्लोटियर आदि प्रमुख है। डेविस के सिद्धांत को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि स्थल रूप में समय के साथ क्रमिक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन एक सुनिश्चित तथा लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। पैंक के अनुसार हम ये जानते हैं कि वाल्टर पैंक एक जर्मन विद्वान थे जिसने 1924 में भौगोलिक अथवा अपना भौगोलिक चक्र प्रस्तुत किया था, जो डेविस के चक्र के लिए सर्वथा भिन्न था। पैंक ने डेविस के इस कथन में सहमति प्रकट की है कि वह अपरदन शुरू होने से पहले किसी भी भू आकृतियों को उत्थान पूरा हो जाता। पैंक महोदय ने उत्थान तथा अपरदन की क्रिया को साथ साथ सक्रिय होना बताया जाता है। इसमें भू आकृतियों को उत्थान के विकिरणीकरण दोनों को पारस्परिक संबंध की प्रावस्था के प्रतिफल होता है। पैंक ने बताया कि किसी भी संबंधी आधार पर पैंक के मॉडल का विवर्तनिक आधार कहा जाता है। डेविस के आधारित मॉडल बिल्कुल पैंक के अनुसार विभिन्न शैलियों में यांत्रिक और विघटन अपरदन की मांग करती है। प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। सामान्यतः अधिक कठोर सेव पर पत्थर की ओर पर त्रिप ढाल ऊपर से नीचे की ओर निर्माण होता है। इसका निरंतर आदि मंद गति से होता है। इसका गति भी होता है तो इसका धीरे से होता है। नदी घाटी सक्रिय गहरी होती है। नदी घाटी जो है सक्रिय होती है और गहरी होती है। सापेक्षिक में ऊंचाई अधिक होती है, इसकी ऊंचाई अधिक होती है। इससे विपरीत कोमल सेल पर मंद ढाल का निर्माण होता है। निवर्तक अधिक होता है, घाटी चौड़ी के कम करने गहरी होती है, सापेक्षिक ऊंचाई कम होती है। अब किंग के अनुसार ये देखते हैं कि किंग एलसी किंग ने अपना सिद्धांत दक्षिण अफ्रीका की स्थल कृतियाँ के अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किया। किंग का मॉडल पैंक की तुलना में डेविस के मॉडल के अधिक निकट है। किंग ने माना कि स्थल रूप का विकास विभिन्न पर्यावरण के स्थल रूपों में विकास के विभिन्न पर्यावरण के दिशाओं में समान होता है। जल अपरिचित स्थल रूपों को विकास के जलवायु परिवर्तन का महत्व नगण्य है। किंग के अनुसार पहाड़ी ढाल में 4 तत्व होते हैं, जिनके नाम पर शिखर, कगार, मलबा ढाल तथा पेंडिमेंट होते हैं। किंग के यह मान्यता है कि अनुसार पहाड़ी ढाल 4 तत्व होते हैं। जैसे पहाड़ी ढाल जो होते हैं, जैसे पहाड़ पर जाते हैं, उसकी 4 ढाल प्राप्त होते हैं। एक शिखर होता है, एक शिखर, कगार,
मालवा और ढाल का पेंडिमेंट होता है। क्योंकि ये भी मान्यता दी है कि प्रत्येक चक्र त्वरित उत्थान के साथ ये आरंभ हो जाता है और उत्थान के पश्चात दीर्घकालिक तक विवर्तनिक अस्थिरता होती है। त्वरित उत्थान से नदियों द्वारा ऊर्ध्वाधर कटाव तेज हो जाता है और नदी के मार्ग पर निकवन कौनसी पॉइंट बन जाते हैं। नदी का तरुण अवस्था में गार्ज भी बन जाता है। अपूर्णावस्था में ऊर्ध्वाधर अपरदन समाप्त हो जाता है और पार्श्विक अपरदन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। घाटी चौड़ी हो जाती है, समतल और सपाट के स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है। किंग इस स्थल पर पेंडिमेंट के नाम से पुकारा जाता है। धीरे धीरे पेंडिमेंट का विस्तार होता है और कई पेंडिमेंट मिलकर पेंडिप्लेन का निर्माण करते हैं। चक्र की अंतिम अवस्था में जल विभाजकों को विस्तृत उतलता में परिवर्तन हो जाता है। अब हैंग के अनुसार देखेंगे, हैंग का सिद्धांत के अनुसार जब हैंग ने दिए थे सिद्धांत तो गतिक संतुलन से दिए थे। इस सिद्धांत का नाम विख्यात है, कि हैंग के अनुसार अपरदनात्मकता स्थलाकृति की व्याख्या गतिक संतुलन के नियमों के आधार पर की जा सकती है। हैंग के सिद्धांत पर विवर्तन तंत्र ओपन द सिस्टम संकल्पना आधारित है। इसके अनुसार जब तक विवर्तन तंत्र ऊर्जा अस्थिर रहती है जब तक स्थल रूप से भी अस्थिर रहते हैं। यद्यपि अपरदन द्वारा स्थल खंड में अवनयन रहता है। हैंग ने यह भी माना जाता है कि स्थलाकृतिक आधार पर प्रक्रमशील विभिन्न अन्य प्रकार की कार्यकर्ता के प्ररूप संबंधित हैंग के स्थलरूप विकास के प्रक्रम मॉडल के अनुसार स्थल रूपों का आकार का अपरदन प्राप्य संचलन प्रतिरूपता के कार्यकृत प्रक्रमों की है। इसके बाद हम देखें अपरदनात्मक ऊर्जा की संतुलन पर आधारित है। हैंग के सिद्धांत निम्नलिखित 3 मान्यताओं पर आधारित था। अपरदन के प्रक्रम सेल आधारित प्रतिरोधता पर संतुलन होता है। स्थलाकृति के सभी अंगों में समान दर से अद्रक्षय होता है। स्थलाकृतिक विशेषताएं तथा स्थल रूपों को विविधता स्थानिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। वर्तमान समय पर कार्यकृत प्रक्रमों से ही स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। प्रोफेसर थनबरी W.D. थनबरी ने भू-आकृति विज्ञानिक के आधार पर संबंध पर यह संकल्पना प्रस्तुत की है, जिनमें कुछ संकल्पनाएं भू-आकृतिक विकास के संबंध में। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। वर्तमान में भू-आगमिक प्रक्रम नियम कार्यकर्ता के भू-वास्तविक समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु इनकी सक्रियता का अंतर था कि भू-आकृतिक और विकास में भूगर्भिक संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक है जो भू-आकृतियों को प्रतिबिंबित होती है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन द डेमोनेटेड कंट्रोल ऑफ फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड इज रिफ्लेक्टेड इन देम। संकल्पना भूतल में उच्चावच पाया जाता है क्योंकि इसमें भू-आकृतिक प्रक्रम के गति कार्य होते हैं। टू ए लार्ज डिग्री द अर्थ सरफेस प्रोसेस इन रिलीफ बिकॉज द जियोग्राफी प्रोसेस ऑपरेट इन डिफरेंट रेट्स। संकल्पना भू-आकृतियों अपने विशेष चिन्ह छोड़ देते हैं। प्रत्येक भू-आकृतियों के प्रक्रम द्वारा उसके विशेष गुणों का भू-आकृतियों का निर्माण होता है।
संकल्पना 5 बोलता है कि स्थल रूपों का एक व्यवस्थित अनुरूप क्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि भूतल में विभिन्न अपराधात्मक कार्यरत होते हैं। संकल्पना प्लेस्टोसीन काल के दौरान हुई थी। भूगर्भिक एवं जलवायु परिवर्तन के विधि प्रभाव के पूर्ण मूल्यांकन के बिना भूदृश्य की उचित व्याख्या संभव है। सातवां ये देखेंगे कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रिया का विभिन्न महत्व को समझाने के लिए विश्व की जलवायु का मूल्यांकन अनिवार्य है। एन एप्लीकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट इज नेसेसरी टू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग द वेरिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफरेंट जियोमॉर्फिक्स प्रोसेस। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अंतर्जात और बाह्यजात में का एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु अस्थिर नहीं है और प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। भूपटल में पाई जाने वाली विभिन्न भू आकृतियाँ जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि सब परिवर्तनशील है। उदाहरणतः जहाँ पर आज भी गगनचुंबी हिमालय पर्वत खड़ा है, वहाँ पर आज 20 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर नामक समुद्र थे। टेथिस सागर भाग स्थित था गंगा और सिंधु मैदान में। एक विशाल द्रोणी थी। विश्व के कई भाग में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि स्थलों पर विस्तृत भूभाग समुद्र के जल से डूबा है। बहुत से समुद्री भाग ऊपर उठ के स्थलीय दबाव बन गया है। इन सभी उदाहरण से यह विदित होता है कि भूपटल में विभिन्न प्रकार के भू आकृतियाँ रचना तथा उन पर विकास होता रहता है। भू आकृतियों की रचना तथा उनके विनाश के प्रक्रम पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास का प्रारंभिक चरणों में शुरू हो गया था। जैसे भू आकृति को चरण भी होता है, सबसे पहला विनाश होना पृथ्वी पर वही हो गया था। फिर बोलता है कि भूगर्भिक इतिहास के प्रारंभिक चरण में शुरू हो गया था। यह प्रक्रम जारी इस प्रकार संतुलन, निरंतर अस्थिरता, भूपटल के परिवर्तन के लाने के लिए कुछ बलों की आवश्यकता होती है, जिन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है कि भू अंतर्जातीय अथवा आंतरिक बल एंडोजेनेटिक फोर्स, दूसरा बहिर्जात अथवा बाह्य बल एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स क्या है? एंडोजेनेटिक फोर्स ये बल पृथ्वी के अंदर सक्रिय होते हैं। जिस कारण से इन्हें अंतर्जात एवं आंतरिक बल भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में पर्याप्त गहराई पर होता है। इन बलों की उत्पत्ति के मुख्य कारण है पृथ्वी के आंतरिक भाग और चट्टानों का अपसरण करना, टेंशन तथा कंप्रेशन, ताप, दबाव और घनत्व में परिवर्तनशीलता, विभिन्न रासायनिक तत्व का योग, रेडियोधर्मी पदार्थ विघटन तथा मैग्मा संचलन आदि तीव्रता की दृष्टि से इन बलों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जाता है। भूपटल विरूपणी बल, डिजास्टरफिक फोर्स और आकस्मिक अंतर्जाल, जिसको बोला जाता है सुडेन एंड एरेडोजेनेटिक फोर्स। पटल विरूपणी पटल कहते हैं
कि पटल विरूपण पटल के लिए सभी हलचल के मुख्य जिनमें पृथ्वी की पपड़ी झुकती है परंतु टूटती है, परिणाम स्वरूप धरातल विस्मात्मक उत्पन्न होती है, पटल विरूपण कहलाती है। पटल विरूपण कहलाती है। फ्रेंच ट्वाथ के अनुसार पटल विरूपण की आंशय अनंत समस्त परिक्रम को जिनका भूपटल के उन्मज्जन निमज्जन या किसी भी एक प्रकार के संदर्भ में दूसरे भाग को विस्थापन के टूटने पर मुड़ने तथा सम्मिलित होने से योग होता है। धीरे धीरे कार्य के इनका प्रभाव हजारों लाखों वर्षों तक के बाद दिखाई देते हैं। उदाहरणतः बाल्टिक सागर के तट पर प्रति 1000 वर्ष 1.3 मीटर के ऊपर उठ जाता है और पृथ्वी पर एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर तट यह ऊपर उठ जा रहा है, नीचे धंस रहा है। इन बलों द्वारा भूपटल एवं बड़ी बड़ी भूकार्तियां का निर्माण होता है। यह बल क्षैतिज तथा लंबवत दोनों दिशाओं में काम करते हैं। क्षैतिज बल के कारण धरातल पर संपीड़न तनाव तथा अपरूपण होता है। संपीड़न के बलन तथा तनाव से भ्रंश होता है। संपीड़न की बलन फोल्डिंग तनाव से भ्रंश की उत्पत्ति होती है। उन्मज्जन की प्रक्रिया होती है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण से पटल विरूपण बलों का निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जाता है। महादेशजनक बल एपियोजेनेटिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल ऑरोजेनेटिक फोर्स। महादेशजनक बल एम्पिरियोजेनेटिक फोर्स, अंग्रेजी शब्द बोलता है एपिरियोजेनेटिक शब्द बोलता है। इसकी दो शब्द से बना है। एपिरो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप और जेनेसिस मतलब होता है का शाब्दिक अर्थ होता है उत्पत्ति होता है। अर्थात बोलता है कि महाद्वीप की उत्पत्ति संबंधित बलों की महादेशजनक बल कहते हैं अथवा उन्मज्जन तथा अंधमुखी अथवा निमज्जन नामक दो प्रकार के बल होते हैं। जीके गिलबर्ट के महाद्वीप के निर्माण प्रक्रिया महादेशजनक क्रिया तथा प्रवर्तन निर्माणकारी है। प्रक्रिया के प्रबंध निर्माण क्रिया ऑर्गोजेनिक के नाम से पुकारा है। उन्होंने दोनों को प्रभाव विरूपण बल की नाम से दिया गया। उत्थान अथवा उन्मज्जन के बल तथा प्रभावधीन भूमि का बहुत बड़ा भाग ऊपर उठ जाता है। भूमि का उन्मज्जन जिनके अनेक उदाहरण मिलते हैं। पिछली लगभग 100 वर्षों में देखिए स्थल रूप को प्रभावित करने वाला बलों का वर्गीकरण। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जातीय बल और बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स। अंतर्जातीय बल दो प्रकार के होते हैं, पटल विरूपण बल और आकस्मिक अंतर्जातीय बल। आकस्मिक अंतर्जातीय बल दो प्रकार के होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। और पटल विरूपण बल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल। अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं, पटल विरूपण बल और आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक अंतर्जात बल स्वीडन एंडोजेनेटिक फोर्स, भूकंप और ज्वालामुखी। पटल विरूपण बल
का प्रभाव, ये दो तरह के होते हैं, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल उत्थान अथवा उन्मंजन बल, अपवर्ड फोर्स और इमर्जेंस अधमुख अथवा निमंजन बल। और बहिर्जात बल अनुसंधान डेनुडेशन, अपक्षय अपर्दन परिवहन, वेथरिंग एरोजेशन ट्रांसपोर्टिंग। वेथरिंग मतलब भौतिक 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक। अपर्दन 5 प्रकार के होते हैं, प्रभावित जल, हिमनद, सागरीय तरंग और परिहिमानी। और संपीड़न के आधार पर हम ये देखते हैं, भूपटल बंकन मुड़ना 2 तरह के होते हैं, समलन वेपरिंग, बलन फोल्डिंग। बलन भी 2 प्रकार के होते हैं, अपनीति और अभिनीति। और सम्बलन 2 प्रकार के होते हैं, उत्सवलन और अवसंलमन। स्वीडन की दक्षिण पूर्व लगभग 1 मीटर के ऊपर उठ जाता समुद्र तरह से उनके उठे हुए चबूतरे जल, जहां समुद्री अवशेष बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी समय यह चबूतरे समुद्र में डूबे हुए थे। और नाव में चबूतरे 180 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में परवाल भारतीय समुद्र की तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है, परंतु भारत में काठियावाड़, गंगा डेल्टा, बम्बई तथा पांडिचेरी तटीय भाग में भू उतान के प्रमाणित मिलते हैं। अधमुखी अथवा निमंजन बल, प्रभावधीन भूमि की कुछ भाग को नीचे धंस जाता है। धंसाव 2 प्रकार के होते हैं, स्थल का भाग स्थानीय प्रादेशिक रूप में निकटवर्ती के भूमि के तल से नीचे धंस जाता है। उसके बाद इस प्रक्रिया को अवतरण कहते हैं। स्थल खंड सागर तल के नीचे जल जाता है, जलमग्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को निमंजन कहते हैं। उन्मंजन भारतीय निमंजन के भी कई उदाहरण मिलते हैं। समुद्र तल के नीचे कोयले के जल भंडार, डूबी हुई घाटियाँ, प्रवाल की रोधिका तथा प्रवाल द्वीप की स्थल खंड के। भारत में अवतलन के उदाहरण मिलते हैं। बम्बई तट के निकट समुद्र तल से 6 मीटर दबे वन क्षेत्र, पूर्वी तट पर टेनीवाल के निकट धसे वन, पांडुचेरी के निकट पीठ के लिंगमाटवर भंडार और गंगा नदी में डूबी वनस्पति का चिन्ह निमंजन प्रमाणित करते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल, ऑर्गोजेनेटिक फोर्स। अंग्रेजी में ऑर्गेनेटिक शब्द का 2 अर्थ होते हैं। ये योग से बना है, जिसमें आरोज का अर्थ पर्वत तथा जेनोसिस का उत्पत्ति है तथा ऑर्गेनिक जेनेटिक बल पर्वतों के निर्माण से संबंधित। पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज दिशा में कार्य करते हैं। इन्हें क्षैतिज बल की अथवा स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। ये बल 2 प्ररूपों को कार्य करते हैं। जब क्षैतिज बलों की आदर्श विपरीत में दिशाओं में क्रियाशील होते हैं, उनके प्रभाव से
तनाव उत्पन्न परिणाम स्वरूप इसे तनाव मूलक बल के नाम से पुकारा जाता है। कौन बल से पुकारा जाता है? तनाव मूलक बल से पुकारा जाता है। चट्टान में तनाव उत्पन्न होने से भ्रंश और दरार तथा चटकन के विपरीत पड़ते संपीड़न कंप्रेशन, जब दो क्षैतिज बल एक ही दिशा में आमने सामने कार्य कर संपीड़न होता है, उसे संपीड़नात्मकता कहते हैं। संपीड़न की चट्टान का बलन तथा सम्मलन पड़ जाते हैं। यही कारण है कि क्षैतिज संचलन के पर्वत संचलन कहते हैं। गिलबर्ट ने यह पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के परिवर्तन का नाम दिया है। पटल विरूपण बल को निर्मित संरचना उपयुक्तता विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि पटल विरूपणी बलों पर भूपृष्ठ पर संपीड़न तथा तनाव पैदा होता है, जिससे बलन तथा भ्रंश पैदा होते हैं। बल फोर्स पृथ्वी के अंतर्जात बल क्षैतिज संचलन के कारण जब भूपटलीय चट्टान में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होता है तो चट्टान में लहर नुमा भाग ऊपर उठ जाता है और दूसरा भाग नीचे धंस जाता है। बलन के ऊपर उठे भाग को अवनति तथा नीचे धंसे भाग को अवनति कहते हैं। प्रत्येक बल नीचे ऊपरी भाग, जैसे क्या कि ऐसे नीचे धंसे भाग, इस नीचे धंसे भाग को अभिनमनित कहते हैं, अभिनीति कहते हैं, और उठे भाग को हम अवनति कहते हैं। बलन की भुजाएं कहते हैं, जिसे हम बलन की भुजाएं कहते हैं। अपनीति भुजाएं एक दूसरे को विपरीत दिशा झुकी होती है। अवनति भुजाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी होती है। जैसे ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे को विपरीत झुकी रहती है। एक दूसरे का सम्मुख होता है। अवनति भुजा, अवनति भुजा होता है कि एक भुजा जो है एक दूसरे को सम्मुख होते हैं। इस तरह में ऐसे रहेगा तो इसका ये भुजा और ये भुजा मतलब सम्मिलित होंगे, जिसे हम बलन छलन कहते हैं। अपनीति से गुजरने वाले बलन अर्च की अपनीति अर्च तथा अभिनीति में गुजरने वाले अर्च अवनति अर्च कहते हैं। अर्चीय तल एक्सल प्लान क्लिप तल जो बलन के मध्य में अस्थिर होता है और बलन अर्च में गुजरता रहता है। अब समझते कि अपनीति किसको कहते हैं। इस उठे हुए भाग को हम अपनीति कहते हैं। इस उठे हुए भाग को हम अपनीति कहते हैं और ये निचली भाग को हम अभिनीति कहते हैं। निचली भाग को धंसे हुए भाग को हम अभिनीति कहते हैं और ऊपरी भाग को हम अपनीति कहते हैं। अपनीति और इस दोनों की ओर झुके हुए बल को हम भुजा कहते हैं। इस दोनों झुकी हुए बल को हम भुजा कहते हैं। इधर भी झुकी है और इधर भी झुकी है, इसको हम भुजा कहेंगे। बलन, बलन क्या है अब बताते हैं। बलन अपनीति अर्च अक्षीय तल अपनीति अर्च अक्षीय अर्च। अपनीति अर्च को झुके भाग को अपनीति कहते हैं। ऊंचे भाग को हम जो होते हैं अक्षीय तल कहते हैं।
अवनति अक्ष, इस झुके हुए बल को हम अवनति वर्ग कहते हैं। नति तथा नीति लंब, डिप एंड स्ट्राइक, चट्टान क्षैतिज तल के साथ कोण बनाती है और झुकी रहती है। झुकी हुई चट्टान को झुकाव को नीति कहते हैं। स्पष्ट नीति चट्टान को परत को क्षैतिज तल को कण को प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई चट्टान क्षैतिज तल से 30 डिग्री की कोण बनाती है और दिशा में उत्तर की ओर स्थिर नीति कहती है। नीति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुकी हुई चट्टान को निलंबन कहते हैं। स्पष्ट यह है कि सदा यही नीति के कारण कोण बनता है, 90 डिग्री पर कोण बनता है। जैसे नीति और नीति लंब, जैसे इन नीची हुई झोंका, ये कोई है 90 डिग्री, 30 डिग्री पर नहीं बनती है, 90 डिग्री पर ही नीति बनती है। नीति लंब से जो ऊपर की ओर जाती है इसको हम नीति लंब कहते हैं, जो 30 डिग्री कोण पर जाती है, और ये कोण जो बनती है उसे नीति कहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे की प्रक्रिया चालू रहेगा। पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करें, और पार्ट 2 में होगा। और मेरे टेलीग्राम से जुड़े और PDF की आनंद लें, PDF पढ़ें, और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव इसका कराएंगे, वो आकृतियाँ का ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, जो इस प्रकार रहेगी। वो आकृतियों को इस प्रकार रहेगा देखने में। और लाइक शेयर ज़रूर करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू।